हेलो फ्रेंड्स, वी वर स्टडिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10th और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में बहुत चीज़ें पढ़ी थी। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, हम लोग जो चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में देखा था, सबसे पहले देखा था हम लोगों ने द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, उस जो थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इन सेक्टर्स को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। देन आफ्टर वी सॉ द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोगों ने देखा था कि कौन सा सेक्टर जो है कितना जीडीपी जो होता है शेयर करता है। उसके बाद हम लोगों ने एक कंपैरिजन देखा था तीनों ही सेक्टर का, और हम लोगों ने तीनों सेक्टर की इंटरडिपेंडेंसी भी देखी थी। हमने देखा था कि किस तरह से ये तीनों सेक्टर जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंसी देखने के बाद में हम लोगों ने तीनों सेक्टर का जो है कंपैरिजन देखा था कि कौन सा सेक्टर जो है कितना कंट्रीब्यूट करता है, पहले कितना करता था, आज कितना करता है, कौन सा सेक्टर जो है उसका कितना परसेंटाइल कंट्रीब्यूशन था पहले और आज कितना परसेंटाइल कंट्रीब्यूशन है। हम लोगों ने देखा था कि कौन सा सेक्टर जो है वो कितने परसेंट लोगों को ये कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग जो थे, हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बहुत कुछ देख चुके थे। होप इतना सब कुछ आपको क्लियर है। अब हम लोग जो है आगे पढ़ रहे हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे जो होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें इतने लोग काम कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन कम दे रहा है, तो इसके पीछे जो है इससे क्या हो रहा है, मतलब इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है क्या, और हो रहा है तो किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। मैंने कहा था कि हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये हमारा टॉपिक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कैसे हम लोग जो देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो अगर हेडिंग दी जाए तो हेडिंग होगी आपकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट्स हो सकते हैं। शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक अनएम्प्लॉयमेंट को। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का उतना नहीं है जितने लोग, जिस रेशो में या जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसिस्टिंग एक्स्ट्रा पीपल। इफ वी टेक आउट सम पीपल आउट ऑफ दैट, स्टिल द प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? मतलब एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एक्स्ट्रा पीपल आर वर्किंग, है ना, if they are taken out, there won't be any effect on प्रोडक्शन। कि हम लोग कुछ लोगों को अगर बाहर भी कर लें तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये क्या हो रहा है, मतलब वो जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पीपल है, समझते हैं, अगर 10 लोग एक एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन 6 लोगों से संभव है, तो जो 4 लोग हैं उन 4 लोगों को हम क्या बोलते हैं? दोज 4 पीपल, वो 4 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। समझ रहे हो? वो हमें दिख नहीं रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस तरह की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी
जानते हैं। तो दोज पीपल हु आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, बट स्टिल देयर वैल्यू इज कंसिडर्ड इक्वल टू 0। होता कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 6 लोग जो काम कर रहे हैं वो 6 लोगों की वर्क एफिशिएंसी थोड़ी सी या वर्क एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। समझना, जैसे एक व्यक्ति जो है वो दिन भर में जितना काम कर सकता है वो उससे थोड़ा सा कम काम करता है, वैसे ही जो 6 लोग हैं सारे थोड़ा 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 कम काम करते हैं, और वो जो कम बचा जो काम होता है वो काम जो होता है वो 4 लोगों में डिवाइड हो जाता है, 4 लोगों में बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन एनटीएसी में पूछा ही जाता है। ठीक है, मेनी टाइम देयर हैज बीन दिस क्वेश्चन इन एनटीएसी कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज, ऐसा देते हैं। फिर नीचे ऑप्शन ए, ओके, when more than the required number of people are working or involved in an activity। तो ये ऑप्शन आपका सही होता है, बाकी ऑप्शन जो होते हैं दूसरे कुछ भी दे सकते हैं वो, तो ऑल अदर ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पहला वाला क्लियर है? क्या आपको फर्स्ट टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट या फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर है? पक्का? तो व्हाट इज फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लेट अस गो टू द सेकंड वन। सेकेंड टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, आपकी बुक में, इकोनॉमिक्स की बुक 10th क्लास की, आपको सिर्फ एक ही अनएम्प्लॉयमेंट सिखाती है और वो हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ऑल दीज अनएम्प्लॉयमेंट आई एम टीचिंग यू फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनटीएसी एग्जामिनेशन, और वो भी लेवल 1 में नहीं आता है, लेवल 2 में आते हैं। तो अगले जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप से हमारे लेवल 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझिएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर में आप फ्री हो जाते हैं, यू आर नॉट वर्किंग। ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं? देखो, अब जो क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं, पटाखों की इंडस्ट्री में, अब पटाखे साल भर तो मैन्युफैक्चर होते नहीं है, तो वो लोग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाते होंगे, अपने जॉब से फ्री, है ना, समझना चीज को, है ना। तो वो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके सीजनल अनएम्प्लॉयड, है ना, सीजनली अनएम्प्लॉयड। समझ में आ रही बात कि दोज पीपल, है ना, दोज पीपल इन दिस people do not get job during a particular period of the year, कि साल में एक ऐसा कोई टाइम आएगा जब वो अपने काम से मुक्त, फ्री, है ना, बिना पैसे के। ऐसा नहीं, फ्री का मतलब ये नहीं होगा कि वो घर बैठो पैसा आ रहा, पेंशन नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। यू आर फ्री, यू विल नॉट गेट मनी, ठीक है। हालांकि लोग जो होते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम पे चले जाते हैं, कुछ दूसरा काम का ढूंढना शुरू करना कर देते हैं, बट दिस हैपन्स, ओके। और मैं तो बोलूँगा ये मतलब है ना, एजुकेटेड सेक्टर में भी होता है, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड सेक्टर में नहीं होता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम लोग स्कूल्स की। स्कूल्स में लास्ट के 2 मंथ्स जो होते हैं, जब आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो एट दैट टाइम मेनी टीचर्स डू नॉट गेट सैलरी। एग्जैक्टली, बहुत सारे टीचर्स को पैसा नहीं मिलता सर जी, इट्स शॉकिंग बट होता है, ठीक है। तो जो परमानेंट टीचर्स नहीं होते हैं, जो 1-2 साल वाले टीचर्स होते हैं, उनको नहीं मिलता है पैसा, ठीक है। सब स्कूल्स के अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, खैर ठीक है। तो इन दिस पीरियड यू डोंट गेट जॉब, आप जो होते हैं आपको जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर जॉब नहीं मिलता है, सीजनल हो जाते हैं आप लोग, सीजनल वर्क कर रहे हैं और सीजनली आप अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। क्या दूसरे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर है? पहला था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर आप काम तो कर रहे हैं, साल भर कर रहे हैं, लेकिन आपका वर्क दिख नहीं रहा है। सेकेंड टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, जिसमें आप लोग काम करते हैं लेकिन आप एक पर्टिकुलर पीरियड में फ्री हो जाते हैं, एक सीजन में आप फ्री हो जाते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यही होता होगा, ठीक है। जो लेबर जो पर्टिकुलर टाइम, जैसे जो आलू निकालने का काम कर रहे हैं, जब वो आलू के सीजन में ही आते होंगे, बाकी के सीजन में तो फ्री हो जाते होंगे, ठीक है। अब मान लो किसी गांव में सिर्फ खरीफ के सीजन में खेती कर रहे हैं, तो राबी और जायद के सीजन में वो लोग फ्री हो गए, खरीफ और राबी में कर रहे हैं तो जायद के सीजन में फ्री हो गए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है सभी जगह देखने को मिलता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग तीसरे अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ते हैं। तीसरे तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम बोलते हैं
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा आसान सा होता है, बड़ा आसान होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, किसी ने भी, है ना, XYZ, व्हेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आपने इधर डिग्री आपके हाथ में, उधर आपका जॉब आ गया, समझना, है ना। ऐसा होता भी है, कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि डिग्री आने के पहले ही जॉब मिल जाती है ना, लेकिन ऐसा कंपलसरी तो नहीं ना। तो क्या होता है कि जब वो पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन एंड स्टार्टिंग और इनिशिएटिंग ऑफ द जॉब, जो बीच का ड्यूरेशन होता है, दैट टाइम अ पर्सन इज नोन एज फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड पर्सन, समझना। तो उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल छोटे से समय के लिए, छोटे से फ्रिक्शन के लिए, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की एक कंडीशन और होती है। कई बार क्या होता है कि आप जो है जॉब, तो आपने जॉब ट्रांजिट किया, आपने एक जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब की सर्च कर रहे हैं, तो उसके बीच का भी जो ड्यूरेशन होगा वो भी आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आपने खुद ने छोड़ी जॉब, है ना, आपने एक जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब सर्च कर रहे हो, तो दैट पीरियड इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया आपका कि पीरियड बिटवीन द एजुकेशन एंड job is known as frictional unemployment. So this is number one condition. This is number one condition. Number two condition is, okay, period between the transition of job, है ना। सेकेंड क्या हो गया, पीरियड बिटवीन द ट्रांजिशन ऑफ जॉब। अब एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जब स्विच कर रहे हैं तो उसके बीच का पीरियड भी जो हुआ, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। होप कि आपको तीसरा वाला भी समझ में आ रहा है। तो हमारे हो गए नंबर 1 डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। क्लियर हो रहा है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट लेते हैं। चौथा अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है देखिएगा। चौथा अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने पहले भी कहा है कि ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट जो हैं आपके सिलेबस में नहीं है। यू हैव गॉट ओनली वन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर आप NTSC स्टेज 2 देते हैं तो आपको जो है बचे हुए सारे चारों अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ना पड़ेंगे। समझ रहे ना इस चीज़ को? चलिए ठीक है, अब समझते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना, समझते हैं। रिसेशन आ गया, है ना, रिसेशन आ गया, मद्दाईवाड़ी आ गई और उसकी वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से, है ना, आपको जॉब से बाहर कर दिया गया, तो दैट इज नोन एज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू रिसेशन, ओके, कि कॉज ड्यू टू रिसेशन, कि व्हेन ड्यू टू रिसेशन यू आर आउट ऑफ योर जॉब, यू आर बेसिकली साइक्लिक अनएम्प्लॉयड पर्सन। होप कि ये भी समझ में आ रहा है। एक एक लाइन में समझ में आ रहा है, कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है, इमीडिएटली समझते जाना फटाफट। ठीक है, ठीक है, पांचों में रिवाइज कराऊंगा, अभी कराऊंगा। और फिफ्थ वाला अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है आपका, फिफ्थ वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठ रहे हो आप, किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में आप फिट नहीं बैठ रहे हो। और ऐसा कब होगा? व्हेन यू विल नॉट बी सुटेबल टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझना कैसे होगा? आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप टाइप राइटर हैं, टाइपिस्ट हैं आप, है ना, आप टाइपिस्ट हैं और आप टाइप राइटर पर काम कर रहे हैं, खटाखट बहुत बढ़िया स्पीड से ज़बरदस्त काम चल रहा है आपका। टाइम केम, समय बदला, इनमें बात करूँ आपसे 1975 1980s की, तो आप बहुत ज़बरदस्त काम करें ना, एवरीवन लाइक्स योर वर्क। 80s में फिर आ गए आपके कंप्यूटर्स,
कंप्यूटर्स आ गए साहब। अब आपसे पूछा गया कि क्या आप कंप्यूटर सीखेंगे, आपके शरीर के 10 टाइपराइटर और थे, टाइपिस्ट और थे, तो आपने बोला कंप्यूटर में कहा सीख लेंगे भैया, उसमें कहा सीखने लगे। अब 2 लोग बोल गए ये नहीं सीखेंगे, ये हमको इतने साल से हमने कि हम यही सीखते जाएंगे क्या, दे डिड नॉट अपग्रेड देमसेल्व्स। तो क्या होगा, कंपनी इफ डज नॉट डिमांड टाइपिस्ट, इफ कंपनी डिमांड्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स, so then definitely they will kick the typist out of their organization। और इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट उनके लिए क्रिएट होगा वो होगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि व्हेन यू आर नॉट फिट टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब स्किल्स की कहीं कमी हो रही है ना, या उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें आप सूटेबल नहीं है, ठीक है, तब आप जो होते हैं, है ना, जैसे अब कोई व्यक्ति मैकेनिक है, उसको हाथ से बहुत बड़े सारी गाड़ियाँ रिपेयर कर ले, सब कुछ ज़बरदस्त, टाइम बदला, मशीनरीज आ गई, है ना, स्क्रू कसने की मशीन आ गई, सारी मशीनें आ गई, एंड ही डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन्स, सो ही विल हैव टू लीव द जॉब ना। तो इट्स वेरी सिंपल, यू इधर लर्न और लीव, ओके, यू इधर लर्न और लीव, इट्स वेरी सिंपल। तो क्या होता है, इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होता है उसे हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रही है बात? चलिए मैं लिख के देता हूँ। लिख रहा हूँ, ड्यू टू lack of skills or technology, okay, due to lack of skill or technology, when one becomes unfit for a job, then that structural unemployment is caused. Okay, I'll write down this job here only. When one becomes unfit for a job, then structural unemployment is created. ठीक है, तो 5 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि अब देखना है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। हम लोगों को मैंने पहले ही कहा कि वी डोंट हैव ऑल 5 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर सिलेबस, वी हैव गॉट ओनली 1 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वी विल टॉक द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन फॉर दैट पर्पज ओनली, फॉर दैट अनएम्प्लॉयमेंट ओनली। समझ में आ रही होगी बात? तो कहानी क्या हो रही है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या कर सकती है। आपकी बुक में जो हेडिंग है, हेडिंग का नाम है हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ये हेडिंग दी हुई है, मैं इस हेडिंग को एक्सटेंड करूंगा इन या टू अवॉइड अंडर एम्प्लॉयमेंट, टू अवॉइड अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हूँ, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है या लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें जो आता है ना, फर्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है कि गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स, है ना, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। काय के लिए लोन दे सकती है ना, टू सेटअप एग्रीकल्चर, क्या बोल सकते हैं, इरीगेशन सिस्टम, है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स टू व्हाट टू से डिग अप वेल्स, है ना, या इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो फार्मर्स हैं जिनके पास में
पानी की दिक्कत है और वो लोग एक ही बार एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। जैसे आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया शायद लक्ष्मी नाम की लड़की का, कि उसके पास में खेत है, उसके पास में घर में 5 लोग हैं और पाँचों के पाँचों काम करते हैं, जिसमें से 2 अगर जो है वो एक्स्ट्रा ही काम कर रहे हैं, है ना। तो अब या तो वो 2 किसी और के वहाँ जाएँ तो उसके यहाँ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, या फिर वो क्या कर सकती है, वो बैंक से लोन लेकर के, गवर्नमेंट से लोन लेकर के अपने यहाँ पर कुआं खुदवा ले, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर हो जाएगा। या कोई आसपास नदी है तो वहाँ से वहाँ तक का वो पाइपलाइन डलवा करके पानी की व्यवस्था कर ले, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उसका एग्रीकल्चर जो हो जाएगा वो बढ़िया हो जाएगा, है ना, उसको इरिगेशन सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। तो अब वो जो साल में एक ही बार क्रॉप ले पा रही थी, अब वो साल में 2 बार 3 बार क्रॉप ले लेगी, है ना। या हो सकता है वो मल्टीपल क्रॉपिंग सीख ले, मिक्स क्रॉपिंग सीख ले और उसको बहुत बढ़िया तरीके से वो आगे लेकर के जाए। समझ में आ रही बात की नहीं? तो पहला तरीका तो ये हो गया कि गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया कि गवर्नमेंट कैन डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक व्हाट वी कैन से, लाइक डैम्स बना दिए, कैनाल्स बना दिया, एक्सेट्रा। इरिगेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको लोन नहीं दिया, गवर्नमेंट खुद ही कर रही कुछ अच्छा काम, है ना, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उससे भी उसके तरीके और भी जो 25-50 किसान हो गए उनको भी फायदा हो जाएगा गांव में, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, है ना, वो गवर्नमेंट कर सकती है। तीसरी बात होती है, तीसरी बात जो होती है ना, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन स्टार्ट, ना, गवर्नमेंट कैन एनकरेज को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं उनको एनकरेज कर सकती है ना। लोगों को बोल सकती है, अगर मान लो किसी के पास घर है और कुछ भी नहीं है तो उसको बोल सकते हैं भाई तू एक काम कर, तेरे घर पे हम लोग जो है कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं और तो बढ़िया इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है अपना क्या बोल सकते हैं, इसमें तो लोगों की एग्रीकल्चर को जो वहाँ पर इकट्ठी कर ले, है ना, प्रोड्यूस जो होती है उसको सेव कर, प्रोटेक्ट कर, तेरे को पैसा मिलेगा, रेंट मिलेगा, ऐसा काम शुरू हो सकता है। किसी को गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करवा सकती है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे करके क्या होता है, को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है ना, उस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट प्लान कर सकती है, गवर्नमेंट लोगों को ट्रेनिंग दे सकती है, गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज कर सकती है उन तरह की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने में। समझ में आ रहा होगा शायद से, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स टू, बैंक कैन प्रोवाइड लोन्स टू बाय एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टू बाय एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स एंड कैटलाइज्ड, है ना। कैटलाइज्ड मतलब कि वो सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर में हेल्प करेगी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं खाद, बीज तो चलो आपका रॉ मटेरियल हो गया, खाद भी रॉ मटेरियल हो गया, उसका में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो भी चीज़ें लगे ना, सब चीज़ें जो होती है ना, गवर्नमेंट जो है उसके लिए लोन दे दे लोगों को, किसी को कि भाई तू सब खरीद ले, अच्छे से कर, तेरा काम बहुत बढ़िया होना चाहिए, एग्रीकल्चर में तेरे को तकलीफ नहीं आना चाहिए, कोई समस्या तेरे को आना नहीं चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। क्या बोलते हो, पॉसिबल है? तो गवर्नमेंट ये काम भी कर सकती है, कर सकती है कि नहीं? ठीक है, 5वां पॉइंट, अगला पॉइंट, गवर्नमेंट कैन स्टार्ट इंडस्ट्रीज related to agriculture products produced या cultivated in that area। ठीक है, इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जा सकता है, इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है, और वो भी कैसे सेटअप की जा सकती है, उस एरिया में जिस चीज़ के, मान लो शुगर कैन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो आप शुगर इंडस्ट्री सेटअप करवा सकते हो। कॉटन ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो आप मिल, कपड़ा मिल जो होती है, पल्सेस ग्रो हो रही है तो दाल मिलें शुरू करवा सकते हो।
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि भैया वहाँ शुगर ग्रो हो रही है, आपने दाल मिल डाल दी तो किसी का भी कुछ नहीं हो पा रहा है ना, ना इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है ना ही पेशेंट्स खुश है। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट करके गवर्नमेंट कैन डू दैट वर्क ऑल्सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट इसमें जो आता है उसको देखते हैं। तो 6th पॉइंट आता है इसमें सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर, या मैं बात करूँ टर्शरी सेक्टर कि टर्शरी सेक्टर को एनकरेज कर सकती है, स्कूल खुलवा दिए, कॉलेज क्या बोल सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवा दिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवा दिए, ऐसे कई, उसमें कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट एनकरेज हो जाएगा, कई ऐसे लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली वी वर टॉकिंग अबाउट द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और हम लोगों ने क्या करा, पूरे गाँव को एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मान लिया कि उस पर्टिकुलर गाँव में कई ऐसे लोग हैं जो वहीं पर गाँव में कुछ ना कुछ करके अपना गुजारा तो कर रहे थे, लेकिन अगर वो नहीं काम करते वो तो भी उनका परिवार का काम चल सकता रहा। तो अपन ने क्या करा, ऐसे लोगों को पिकअप करके उसी गांव में अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी, जिससे कि वो लोग उस नए फील्ड में चले गए और उनकी जो इनकम थी वो इनकम जो थी वो एक्सटेंड हो गई, राइज हो गई, बढ़ गई। होप समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग ये देखें, बहुत सारे 5 पॉइंट है, पाँचों पॉइंट बड़े अच्छे पॉइंट है कि इस तरह से गवर्नमेंट जो होती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, ठीक है।